हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। देखिए आज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए आपके सामने, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको पूरी डिटेल में जानेंगे और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो उसको दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। टॉपिक है हमारा मानव पुरुष जननांग तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम संरचना की बात करेंगे, प्रमुख अंगों की कार्य प्रणाली और सहायक ग्रंथियों का व्यापक वैज्ञानिक और सचित्र अध्ययन हम इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि मानव लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी अलैंगिक और लैंगिक। मेल यानी इंसानों में यानी जीव जंतुओं में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, और इस पुरुष जनन तंत्र मुख्य रूप से नर युग्मक यानी मेल गैमेट, जिसको हम शुक्राणु नाम देते हैं, का निर्माण करता है और उनको परिपक्वन यानी मैच्योर तथा वीर्य सेचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। आगे बात करते हैं हम। अब देखिए कुछ समझने वाली बात है, टेस्टिस यानी वृषण, ये प्राथमिक अंग है जो कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो गोल जो अंडाकार आप संरचना देख रहे हैं, ये गोल अंडाकार संरचना ही क्या है, गोल अंडाकार संरचना टेस्टिस है। ये वाली ये पोर्शन जो है आप ये देख रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये बोलते हैं अधिवृषण। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम टेस्टिस की बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक जननांग जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो अंडाकार होता है। ठीक है, स्थिति ये उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है जिसे वृषण कोष कहते हैं। यानी ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसमें ये नीचे की ओर लटका हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस यानी वृषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई बार थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, कई बार आप देखते हैं जो कई बार एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च में ये बताया गया था कुछ लोग जैसे बाइक हम धूप में खड़ी कर देते हैं और खड़ी करने के बाद गर्म बाइक पर हम गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो समस्या ये आती है कि क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2.5% कम होना चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से। यही कारण है कि बॉडी से ये अलग है, नीचे संरचना इसकी अलग है, लटकी हुई है। ठीक है, तो गर्म अगर हम बाइक पे बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वहां पे गर्मी से टच होते हैं, तो ये आपके बांझपन को यानी बढ़ा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कभी भी कि एकदम से गर्म बाइक पर बिल्कुल ना बैठें जब तक वो ठंडा ना हो जाए। ठीक है, तो ये बात थोड़ी अलग थी। उसके बाद देखिए दोहरे कार्य करता है, ये नरयुग्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन भी करता है। ठीक है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बनते हैं वो यही बनते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो का काम बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपने देखा होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर सही से सीक्रेशन ना होता तो वो लड़का है यानी मेल होता है, लेकिन उसके करेक्टर फीमेल जैसे होते हैं, फीमेल जैसा चेहरा, फीमेल जैसी वॉइस या फीमेल जैसे और भी कुछ लक्षण दिखते हैं, या फिर जो हमारे स्तन है उनका ग्रोथ हो जाना। तो अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है उस कंडीशन में बच्चा है या फिर जो भी उम्र बढ़ती है उसमें सही से जो सेक्सुअल करेक्टर उत्पन्न होने चाहिए वो नहीं हो पाते, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने टेस्टिस की बात हो गई। अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखिए शुक्राणु का उत्पादन और तापमान, तो ये देखिए 2.5% यानी 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान नियंत्रण महत्व, देखिए स्वस्थ शुक्राणु का निर्माण के लिए सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड बात करें तो लगभग 2 से 2.5% सेल्सियस कम तापमान अत्यंत आवश्यक होता है। यही कारण है कि ये बॉडी से नीचे अलग है, जुड़े हुए तो हैं लेकिन अलग हैं, तो ये 2.5% टेम्परेचर यहाँ का कम होता है। ठीक है, यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष यानी में सुरक्षित रूप से स्थिर रहते हैं और तापमान नियंत्रण थर्मोस्टेट की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखना। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अलग क्यों होता है, लटके हुए क्यों होते हैं, तो यही कारण है। आगे बात करते हैं हम। अब देखिए प्रमुख नलिकाओं की बात करें तो देखो ये है एपिडाइमिस, ये वृषण के ऊपर कुंडलित नली होती है। आप ये देखें पहले, ये जो देख रहे हैं ना ये कुंडलित नली, और इसी नली से ही यही नली ऊपर जा रही है। तो यहाँ शुक्राणु अस्थायी रूप से एकत्रित होते हैं। ये जो नली है इसमें ये जो यहाँ पर ऐसे करके ये एकत्र होते हैं शुक्राणु। ठीक है, और परिपक्वता को यानी मैच्योरिटी यही होते हैं और तैरना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बैस डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका होती है। तो शुक्र वाहिका देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये शुक्र वाहिका है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना ये शुक्र वाहिका है, ये इमली की तरह जो होती है, इसका खुला हुआ रूप ये है, आप ये देख सकते हैं। तो शुक्र वाहिका एक पेशी नली होती है जो परिपक्व शुक्राणुओं को
अधिप्रसरण से मूत्र मार्ग की ओर ले जाने का कार्य करती है। यही नली आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से करके ये वाली तो देखिए मूत्र नली हो गई, ठीक है, और ये वाली नली यहाँ पर देखो ये इस तरीके से ये यहाँ पे कनेक्शन एक ही होता है दोनों का, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सहायक ग्रंथि क्या है, देखिए शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, ये पीले गाढ़े द्रव का स्राव करती है जो कि वीर्य का 60% लगभग बनाता है, ठीक है, और इसमें फ्रक्टोज होता है जो कि शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। अब एनर्जी चाहिए शुक्राणुओं को वही मूवमेंट करने के लिए, तो वहां पे एनर्जी कौन देता है, फ्रक्टोज देता है। उसके अलावा देखिए होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूं एक बार प्रोस्टेट ग्रंथि को। यहाँ पर देखिए पहले प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर देखिए प्रोस्टेट, ये रहा ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर ये पूरा बना हुआ होता है और दोनों का कनेक्शन एक ही है। जब आप मूत्राशय से मूत्र मार्ग आता है तो वो यहाँ से इस तरीके से पेनिस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जब वीर्य आता है तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से वो होती है तरीके, जैसे टोटी लगी होती है ना कि कब किसको निकालना है, तो वो यहाँ पर ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में आप पढ़ते हैं हम शुक्राशय के बाद देखिए प्रोस्टेट हमने पढ़ ली, ये दूधिया हल्का अम्लीय द्रव स्रावित करती है। ये द्रव शुक्राणुओं के जीवन क्षमता और उनकी सक्रियता को बनाए रखता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से कॉपर ग्रंथि होती है जो कि क्षारीय स्नेह द्रव स्रावित करती है, जो कि संभोग के दौरान मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए जैसे संभोग होता है, इंटीमेट होते हैं, तो जैसे कि स्पर्म जाता है सीमन के साथ में, तो क्योंकि वहीं से मूत्र भी निकल रहा है, तो मूत्र मार्ग जो है होता है उसको ये अम्लीय होता है, और जब वहीं से अगर स्पर्म निकलेगा तो हो सकता है कि एसिड के कारण वो खत्म हो जाए। तो जो कॉपर ग्रंथि होती है वहां से एक क्षारीय द्रव्य निकलता है जो अम्ल और क्षार के मिलने से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो मार्ग क्या तो न्यूट्रल होता है और स्पर्म आसानी से आगे पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए बाहरी जननांग सिस्टम पेनिस, यहाँ पर देखिए स्पर्म दिखाए हुए हैं। स्पर्म की संरचना कुछ इस प्रकार से स्पर्म होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से आगे जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इनकी, तो देखिए पेनिस पुरुष का एक बाहरी महत्वपूर्ण अंग होता है जो विशेष प्रकार के इरेक्टाइल ऊतकों का, इरेक्टाइल का ऊतकों का मतलब ये होता है कि ये अपने को छोटा और बड़ा आकार में ढाल ले, उसको इरेक्टाइल ऊतक कहते हैं। और ये संभोग के समय रक्त प्रवाह बढ़ने से सेशन को उत्तेजित करता है, ठीक है। जब इसी पेनिस उत्तेजित होता है उसका कारण ये होता है कि वहां पर रक्त प्रवाह जो होता है बहुत तेज हो जाता है और इरेक्टाइल ऊतकों से बना होता है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपने आप को बढ़ा लेता है, ठीक है। ये उत्तेजना और वीर्य सेचन इंसेमिनेशन अर्थात शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में सुरक्षित स्थानांतरित करने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है और इसके अग्र हिस्सों को फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन रोल होता है जो कि स्पर्म को आगे पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए स्पर्म की संरचना जान लेते हैं। इसमें कई चीजें हैं जो कि आप देख रहे हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये हेड है, कलर दूसरा लेते हैं, ये क्या है, ये है हेड, ऐसे करके हेड होता है, इसमें एक्रोसोम, इसमें, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये टेल होती है। अब जैसे हेड की बात करें तो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो कि एक्रोसोम को, जो कि अंडाणु को भेदने में सहायक एंजाइम स्रावित करता है। ये ही जैसे कि सपोज करिए ओवम ये है, ये क्या है, ये ओवम है इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से ये इसको भेदने का काम करता है ऐसे करके, तभी जाकर के स्पर्म अंदर जाते हैं। करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। मिडिल पीस इसमें अत्यधिक क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी मूवमेंट तो जरूरी है, मूवमेंट होता है तभी जाकर के ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टेल की बात करें तो टेल क्या है, शुक्राणु को मादा के जनन मार्ग में आगे की ओर बढ़ाने और तैरने में गति प्रदान करता है। टेल से भी क्या होता है, ये आगे को मूवमेंट बहुत तेजी के साथ ये प्रवाह करते हैं। कई बार क्या होता है, जिन्हें कोई समस्या होती है, बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं, तो उनका स्पर्म भी चेक होता है कि भाई सब कुछ ठीक है, उसका मोटाइल क्या है, कितनी संख्या में है, क्या चीज है, ये सारी चीजें चेक की जाती है, तब जाकर के आगे के प्रोसेस बढ़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की क्या होते हैं, जैसे कि बच्चे नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस होता है IVF। तो IVF क्या होता है, थोड़ा सा ये जानते हैं।
देखिए आईवीएफ में ये होता है कि जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे सीमन होता है, स्पर्म होता है, तो उसको पहले स्पर्म को जो सही है, हेल्दी है, उस स्पर्म को निकाला जाता है बाहरी लैब में। उस स्पर्म को निकालने के बाद में एक मतलब उनकी डिवाइस होती है, उस डिवाइस की सहायता से सीधे उनके जो गर्भाशय से पहले जो ओविडक्ट होती है, जहाँ पे अंडे बनते हैं, उस अंडे में उसको फर्टिलाइज करा के उसको वहाँ भेज दिया जाता है। तो जैसे कि वो जो समस्या होती है वो सॉल्व हो जाती है आसानी से, तो इसको आईवीएफ बोला जाता है। और अगर हम बात करें वीर्य की संरचना की, तो देखिए यहाँ पर शुक्राशय यानी सेमिनल फ्लूइड 60% होता है, प्रोस्टेट स्राव जो होता है 30% होता है, शुक्राणु और सहायक ग्रंथियां 10% होती हैं। यानी स्पर्म की केवल अगर 100% बात करें तो 10% ही होता है। कई बार लोग कहते हैं कि यार उसके बाद जैसे इंटीमेट हो सारा सीमन जैसे बाहर आ गया, तो उसमें देखिए डेड सेल्स बहुत होते हैं कि सब ये एक प्रकार से मिलके बनता है, लेकिन इसका कोई खास रोल नहीं, इन 10% का ही रोल होता है, जो कि एक्टिव, मोटाइल और सही हेल्दी जो स्पर्म होते हैं वही आगे बढ़ते हैं और वही ओवम को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और आगे वो प्रोग्रेस आगे होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो ये लेडिक सेल से स्पर्म निकलता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और शुक्राणु नियमन करता है। जैसे कि मैंने बताया सेकेंडरी कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं मेल और फीमेल में, जैसे कि मेल में आवाज का भारी हो जाना, फीमेल में आवाज का पतला हो जाना, या फिर स्तन का ग्रोथ होना फीमेल में और मेल्स में नहीं होना, और बाल उगना, इस तरीके के सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होते हैं। अगर ये हार्मोन सही से सीक्रेट ना हो या डिसबैलेंस हो जाए तो बच्चों में क्या जाती है, कुछ अनियमितताएं आती हैं, जो कि आप देखते भी हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए एलएच ल्यूटिनाइन हार्मोन होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये वृषण की लेडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। एक होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और इसका काम होता है वृषण की सर्टोली कोशिकाओं को शुक्राणु उत्पन्न हेतु क्या करना, प्रेरित करना। और एक होता है जीएनआरएच यानी गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी से एलएच और एफएस हार्मोन के नियंत्रण को कंट्रोल करता है ये। तो ये देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको बताई, और इसको यहाँ से कुछ ना कुछ कंपटीशन में या फिर जो 12th की बायोलॉजी है वहाँ पे ये टॉपिक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन, मतलब थोड़ा कमेंट करो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और किन टॉपिक पर और वीडियो हमें बनानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।